नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि की नई तकनीक के बारे में तमाम जानकारियां। आपको साथ ही जानकारी देते हैं कृषि जगत की हलचलों के बारे में, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान सुपारी की खेती कर साथ ही प्रसंस्करण से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात होगी कामयाब किसान सरदार मेहरबान सिंह से, और अंत में जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान मधु शक्ति परियोजना से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे सुपारी की खेती के बारे में। वैसे तो सुपारी को हम पान के साथ खाते हैं और साथ ही अकेले भी इसे खाया जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में पैदा होने वाली सुपारी पूरे विश्व में पसंद की जाती है और लगभग 47% पैदा होने वाली सुपारी हमारे देश में ही पैदा होती है। हमारे किसान सुपारी की खेती कर इसका प्रसंस्करण कर और भी ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सुपारी का पेड़ ताड़ और नारियल की तरह 40 से 60 फीट ऊंचा और बांस की तरह लंबा पतला होता है। इसके पत्ते भी नारियल जैसे ही 4 से 6 फीट लंबे होते हैं। फल पकने पर चमकीले नारंगी रंग के हो जाते हैं। स्वाद और रंग में भी कई तरह की होती है। खासतौर से भूरे और सफेद रंग के अलावा ये लाल रंग में भी पाई जाती है। भारत में इसके पेड़ पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में देखे जा सकते हैं। दुनिया भर में सुपारी की खेती करीब 8 लाख हेक्टेयर में होती है और इसका उत्पादन लगभग 10 लाख टन है। भारत सुपारी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और यहाँ भी कर्नाटक पहले पायदान पर है। महेश तेलंग कर्नाटक में ही रहते हैं। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती बाड़ी के काम में लगा है। आज उनका सुपारी का अच्छा खासा कारोबार है। वे इसकी खेती भी करते हैं और प्रसंस्करण यूनिट भी चलाते हैं। महेश के गांव में पानी की कमी है, इसलिए उन्होंने टपक सिंचाई विधि को अपनाया है। बारिश के समय सुपारी को फंगस लगने का खतरा रहता है। यही वजह है कि कुछ दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। महेश बोर्डो मिश्रण का सहारा लेते हैं। इसे कॉपर सल्फेट और चूना मिलाकर बनाया जाता है। महेश के खेतों में सुपारी के साथ साथ दूसरे पौधे में सह फसल के तौर पर बोए हुए मिल जाएंगे। खास तौर से उनके सुपारी के पेड़ों के बीच कॉफी, कोको और काली मिर्च के पौधे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा खेत के बॉर्डर पर चीकू और कटहल के पेड़ भी उन्होंने लगा रखे हैं। महेश पढ़े लिखे हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। वो आधुनिक तरीके से सुपारी का प्रसंस्करण भी कर रहे हैं। प्रसंस्करण के लिए पेड़ों से तोड़ने के बाद सुपारी को 25 दिन तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे छीलकर ऊपर का खोल उतार देते हैं। इसके बाद आकार और रंग के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद सबसे अच्छी क्वालिटी की सुपारी मुंबई में, उससे कम क्वालिटी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में, जबकि निचले दर्जे की गुजरात के जामनगर के बाजारों में बिकती है। सुपारी प्रसंस्करण के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि महेश तेलंग ने सुपारी छीलने की नई मशीन तैयार की है। प्रसंस्करण की सुविधा मिली तो किसानों का हौसला बढ़ा है। उत्तर कन्नड़ जिले के किसानों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जिससे सुपारी मार्केटिंग का काम बहुत आसान हो गया है। महेश आधुनिक तरीकों से सुपारी की खेती करते हैं और वो दूसरों को भी आधुनिक तरीके अपनाने की सलाह देते हैं। तो अभी आपने जाना सुपारी की खेती के बारे में, जो कि मुख्य रूप से तटीय इलाकों में की जाती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है।
साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करना हमारे किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दें कि खुले खेत में खेती के मुकाबले पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। आज के समय में बहुत सारे हमारे किसान पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और ख़ास बात यह भी है कि सब्जियों की उपलब्धता भी बाजार में बढ़ जाती है। बेमौसम सब्जियों की उपलब्धता होने से किसानों को लाभ भी अधिक होता है। ऐसे किसान हैं पंजाब के मेहरबान सिंह। जी हाँ, सरदार मेहरबान सिंह कैसे अपने क्षेत्र में आज के दौर में पॉली हाउस खेती के लिए जाने जाते हैं और अन्य किसानों के लिए भी वो एक उदाहरण है। आइए जानते हैं। सरदार मेहरबान सिंह गांव सहोली पटियाला पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके पिता एक किसान थे। उनके गुजरने के बाद मेहरबान सिंह ने कम उम्र से ही खेती का सारा काम संभाल लिया। परिवार और बहन की शादी की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में मेहरबान सिंह खेती में कड़ी मेहनत और लगन से जुट गए, लेकिन वे परंपरागत खेती से संतुष्ट नहीं थे।
वे कुछ नया कर अधिक आय अर्जित करना चाहते थे। इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से 3 माह का प्रशिक्षण लेकर खेती से संबंधित अनेकों जानकारियां हासिल की और फिर सन 2002 में कुछ नए प्रयोग शुरू किए। सरदार मेहरबान सिंह ने खेती, किसान और फसलों की परिभाषा को नए आयाम दिए हैं। इन्होंने परंपरागत खेती को आधुनिक खेती में तब्दील कर दिया है। सरदार मेहरबान सिंह ने पॉली हाउस और नेट बांधकर अपने खेतों को मानो एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। सब्जी की खेती में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करने लगे, जिससे इन्हें बहुत फायदा हुआ। जीवन के इस मोड़ पर मेहरबान सिंह को विदेश जाने का मौका मिला। विदेश में इन्होंने खेती से जुड़ी विभिन्न जानकारियां इकट्ठी की। विदेश से लौटने के बाद मेहरबान सिंह ने अपने गांव में पॉली हाउस बनाने का फैसला किया। इन्होंने सबसे पहले बैम्बू पर पॉली हाउस बनाया, जिसमें इन्होंने शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा और लौकी उगाए। अच्छी उपज प्राप्त होने पर इनका हौसला और बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाया। वर्तमान में मेहरबान सिंह के पास 30 एकड़ जमीन है, जिसमें से वे 5 एकड़ जमीन में पॉली हाउस लगा सब्जियों की खेती करते हैं। फसलों को अधिक तापमान से बचाने के लिए वे ड्रिप सिंचाई के साथ साथ स्प्रिंकलर सिंचाई भी करते हैं, जिससे 70% तक पानी की बचत हो जाती है। पॉली हाउस और नेट हाउस का डिजाइन मेहरबान सिंह ने खुद ही किया है। मेहरबान सिंह ने मृदा रहित नर्सरी विकसित की है। इस पूरी की पूरी नर्सरी को पॉली हाउस के ट्रे में उगाया जाता है। वे खेती में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेहरबान सिंह फसल अपशिष्ट का भी उचित उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, फसल के बाद टमाटर के पौधों का इस्तेमाल करेले के बेल को बढ़ाने में करते हैं। यकीनन इन प्रयोगों से मेहरबान सिंह ने कृषि के क्षेत्र में नई राह दिखाई है। वे पॉली हाउस में खेती करने को बेहद फायदेमंद मानते हैं। उनका मानना है कि पॉली हाउस से प्राप्त उपज की गुणवत्ता खुले खेत के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से उपज का दाम भी ज्यादा हासिल होता है। इन्होंने इनोवेटिव फार्मर ग्रुप एवं स्वयं सहायता समूह पंजीकृत कराया है। इस समूह के सभी सदस्यों के पास ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत 80% क्षेत्र है। इस समूह के सभी सदस्य आपस में मंडी भाव, बाजार का रुझान और अन्य जानकारियां साझा करते हैं। यही कारण है कि उनकी पॉली हाउस से प्राप्त उपज की गुणवत्ता एकदम शुद्ध होती है। सफलता की नई मिसालें कायम करने वाले सरदार मेहरबान सिंह को उनके काम के लिए अनेकों पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ये पुरस्कार जहां एक ओर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके काम को पहचान भी दिलाते हैं। तो अभी आपने जाना सरदार मेहरबान सिंह कैसे पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, नई तकनीक को अपना रहे हैं और कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मधु शक्ति परियोजना के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताएंगे मधु शक्ति परियोजना के बारे में। हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और साथ ही अगर संबंधित क्षेत्र में वो ट्रेनिंग ले ले तो सफलता निश्चित तौर पर उनके कदमों में होगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ मधु शक्ति परियोजना से जुड़कर अधिक लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, मधुमक्खी पालन हमारे किसानों की आय के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। कैसे इसे अपनाया जा सकता है और सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं हमारे किसान, आइए जानते हैं। कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र पुणे क्षेत्र में महिला किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर रही हैं, जैसे गेहूं, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां। पिछले कुछ सालों में कई फसलों के परागण में कमी देखी गई है, जिससे उपज में 20 से 70% की कमी आई है। किसानों की आय में कमी होते देख कृषि विज्ञान केंद्र पुणे ने किसानों के लिए मधुमक्खी पालन को विकल्प के रूप में चुना, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। चूँकि परागण और अन्य फसल की उपज में वृद्धि लेने में मधुमक्खियां मददगार साबित होती है। वर्ष 2019 में मधुमक्खी पालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव, बी पॉजिटिव नई दिल्ली और केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने मधु शक्ति परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को बी पॉजिटिव और PhD ग्रामीण विकास फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव द्वारा जून में आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला में लगभग 295 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के बाद इनमें से 100 महिलाओं को मधु शक्ति परियोजना के लिए नामांकित किया गया। प्रमाणित मधुमक्खी पालक के रूप में इन नामांकित महिलाओं को कक्षाओं और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद प्रत्येक महिलाएं मधुमक्खी बक्से की आपूर्ति कराती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव ने मधुमक्खी पालक महिलाओं को तकनीकी सलाह और मदद प्रदान कराती है। साथ ही प्राप्त उत्पादों जैसे शहद को बाजार में बेचने के लिए विपणन मंच भी देती है। वर्तमान में लगभग 239 किलो शहद द्वारा बिक्री, जिसके माध्यम से अभी तक 95,600 रुपए की आमदनी की जा चुकी है। कुछ किसान महिलाएं प्याज और अनाज जैसी फसलों में परागण के उद्देश्य से बीज उत्पादन के लिए स्थानीय गांव के लोगों को क्रियाओं के आधार पर मधुमक्खी के डिब्बे मुहैया कराती है। ये सुविधा स्थानीय गांव वाले प्रति माह 1,000 रुपए प्रति बॉक्स ले सकते हैं, जिससे वे प्रति सीजन 10,000 रुपए तक अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। मधुशक्ति परियोजना के तहत महिलाओं को मधुमक्खी पालन, उनकी देखभाल, रोग एवं कीटों से बचाव, शहद निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
अथर्ववेद में लिखा है कि धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जिस तरीके से एक माँ अपने शिशु का पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माता की उपज से हमारा पेट भरता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी धरती माता की सेहत बिगड़ रही है। ऐसे में इसका सबसे अच्छा विकल्प है प्राकृतिक खेती। कैसे हमारे किसान प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खासतौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो देखा आपने कि जिस तरीके से धरती माता हमें अपने पुत्र की तरह पालती पोसती है, उसी तरीके से उसकी संतान यानी मानव जाति को भी अपनी धरती माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ऐसे में प्राकृतिक खेती इसका बहुत अच्छा विकल्प है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहाँ पर आप कृषि दर्शन के पुराने एपिसोड्स
भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव हैं जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। चुनावी गपशप की टीम अब पडरौना पहुंच गई है। हम यहाँ यात्रियों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? सर, जिस मूलभूत आवश्यकता होती है हर आदमी की, रोटी, कपड़ा और मकान। देश में बढ़िया काम करें, सबको साथ में लेकर चलें, वैसी सरकार चाहते हैं। कोई भी सरकार आए, कोई भी एग्जाम कराए, एकदम पारदर्शिता से कराए। नई सरकार से हमको उम्मीद है परिवार नियंत्रण। हम लोगों को सुविधा चाहिए, इधर मकान बन जाए जिस तरह उधर बना है। शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा ही सब गुण है। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।